हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रांशु दयाल। आप सभी का स्वागत है स्टडी टू टॉप चैनल पर। तो फ्रेंड्स, ये है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का पार्ट 3। इससे पहले हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 भी बनाया। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो पहले जाकर उन्हें देखिए और फिर आके इस वीडियो को देखिएगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग टाइप्स ऑफ रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। सारा नहीं पढ़ेंगे, 3 रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे स्टार्टिंग की। और फ्रेंड्स, टाइप्स ऑफ रिएक्शन तो आपने वैसे भी 9th क्लास में पढ़ी ही हैं, बस 10th क्लास में उसे थोड़ा सा और लेवल अप हो जाएगा। उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको बताएंगे, कुछ इक्वेशन जो कि अभी तक आपने नहीं पढ़ी होंगी उनके बारे में हम आप लोगों को बताएंगे। तो सबसे पहले आती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जो कि आपने 9th में भी पढ़ी है। सिंपली 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ें जब मिलकर एक चीज़ बनाएं तो वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में आ जाता है। यानी कि 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ जब आपस में रिएक्ट करें और उनसे एक प्रोडक्ट बने तो वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। और हमेशा याद रखिएगा, एक ही प्रोडक्ट बनना चाहिए। अगर एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बन रहा है तो यानी वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं है। तो उसका स्ट्रक्चर भी मैंने पीछे लिख रखा है, A+B यानी कि C=C, या फिर कह लीजिए A+B+C गिव्स D। तो ये सिंपल स्ट्रक्चर होता है। और उसका एक एग्जाम्पल भी मैंने लिख रखा है, Mg+O2 गिव्स MgO, यानी मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो अब इसकी डेफिनेशन, जो कि अगर जैसे क्वेश्चन में आता है तो फिर आप क्या लिखेंगे एग्जैक्ट, तो उसकी डेफिनेशन होगी, इन दिस रिएक्शन 2 और मोर सिंपलर सब्सटेंस कंबाइंड टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट। तो बहुत सिंपल सी है, आपको बस हिंदी की इंग्लिश करनी है और ज़्यादा कुछ नहीं है। तो अभी तक तो आपके लिए बहुत ही ईजी रहा होगा 9th के हिसाब से ये सब कुछ। अब थोड़ा 10th की फील लाने के लिए हम आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताते हैं, जो कि अब आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार आता भी रहता है। और वो कैसे कैसे आएगा वो सब समझाएंगे, उसमें केमिकल रिएक्शन ही इन्वॉल्व है। तो इसलिए अब हम उस क्वेश्चन को आपको समझाते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर आते हैं, जो कि कई बार पूछा जाता रहता है। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन आएगा, राइट एन इक्वेशन इन्वॉल्व इन वाइट वॉशिंग, या फिर पूछ लेगा राइट द रिएक्शन इन्वॉल्व इन वाइट वॉशिंग। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो वाइट वॉशिंग क्या होती है, मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में भी बताया होगा अगर आपको याद हो तो, कि जैसे कि दिवाली को हम लोग कलर लाते हैं, जैसे चूना भी कहते हैं, उसमें जब हम लोग पानी मिला देते हैं तो उसमें से झिझ जैसी आवाज़ भी निकलती है, गर्मी भी निकलती है, और फिर एक सॉल्यूशन तैयार हो जाता है जिससे हम लोग पेंटिंग करते हैं अपनी। तो वो जो पेंटिंग करते हैं उसे साइंटिफिकली हम लोग वाइट वॉशिंग बोलते हैं। तो केमिस्ट्री में वाइट वॉशिंग का मतलब यही है हमारा सिंपली। तो हमें उसी की पूरी रिएक्शन लिखनी है कि क्या क्या होता है उसमें। तो उसकी इक्वेशन मैंने आप लोगों को उसमें एक्सोथर्मिक वाले पार्ट में भी बताया था पिछली वीडियो में, वही मैंने यहाँ दोबारा लिख भी रखा है। सबसे पहले हमारे पास है CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड, यानी वही हमारी कलई या चूना, उसके संग वाटर मिक्स हुआ, रिएक्शन हुई और बना CaOH का होल ट्वाइस यानी कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, जिसकी मदद से हम लोग अपनी पेंटिंग करते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स हीट भी निकलती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हीट निकल रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं है। हम लोग ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन ही है। हीट एक एनर्जी है, कंपाउंड नहीं है, इसलिए यहाँ पे एक ही प्रोडक्ट बना है तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। और यहाँ पे जो CaOH का होल ट्वाइस है, इसी से हमारी वाइट वॉशिंग होगी। तो ये तो हमने पहले भी पढ़ रखा था। इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोगों को याद हमेशा रखनी पड़ेगी कि जैसे CO है हमारा कैल्शियम ऑक्साइड, उसका दूसरा नाम भी है क्विकलाइम या लाइम। तो याद रखिएगा ये सब उसके दूसरे भी नाम है। कई बार क्वेश्चन कैल्शियम ऑक्साइड ना पूछिए क्विकलाइम बोल दे, तो आपको याद भी रखना पड़ेगा कि ये इसके और दूसरे नाम होते हैं। इसके अलावा CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, उसे स्लेट लाइम भी बोला जाता है। तो यहाँ तक तो हमने पढ़ लिया। अब इसके बाद फिर से एक रिएक्शन होती है जो मैंने यहाँ नीचे लिख भी रखी है। तो होता क्या है मैं आप लोगों को समझाता हूँ प्रैक्टिकली क्या होता है। जैसे कि हम लोग लाए, कलई लाए, पानी डाला, सॉल्यूशन तैयार होगा, फिर हमने पेंटिंग अपनी चालू कर दी। तो फ्रेंड्स, ये नहीं है कि डायरेक्ट पेंटिंग करिए और काम ख़त्म। जब हम लोग पेंटिंग करते हैं तो एयर में ही रहती है वो। तो होता क्या है, देखिए एयर में CO2 प्रेजेंट होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। जब हम लोग दीवारों पर CaOH का होल ट्वाइस लगा देते हैं तो वो CO2 उसके संग रिएक्ट करती है, यानी कि बेसिकली CaOH का होल ट्वाइस CO2 के संग रिएक्ट करता है और एक तीसरा कंपाउंड और बनता है। वही वो तीसरा कंपाउंड होता है जो कि वो वाइटनेस, वो शाइनी अपीयरेंस देता है। पेंटिंग के बाद जो हमें दीवारें इतनी वाइट वाइट दिखती हैं, वो सारा वही कंपाउंड होता है। और उसकी जो इक्वेशन है वो मैंने लिख रखी है यहाँ पे, आप लोग देखिए। CaOH का होल ट्वाइस हमारे पास बन चुका था, एयर में जो प्रेजेंट थी CO2 उसके संग वो रिएक्ट किया और बना CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट, संग में H2O यानी वाटर भी निकलता है। अब फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे क्या याद रखनी है, कैल्शियम कार्बोनेट जो कि इसका नाम है, वही चीज़, यही कैल्शियम कार्बोनेट मार्बल में, एगशेल में और चॉक में भी पाया जाता है। तो जो भी यानी आप देख रहे होंगे जो भी वाइट और शाइनी चीज़ है उन सभी में कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है।
तो ये पूरी रिएक्शन थी हमारी जो कि वाइट वॉशिंग के दौरान होती है, कि कलई से लेके शाइनी अपीयरेंस देने वाली चीज़ तक सब कुछ। तो क्वेश्चन क्या है, डायरेक्ट भी पूछ सकता है कि वाइट वॉशिंग वाली इक्वेशन या रिएक्शन लिखिए, और दूसरा तरीका भी क्या है जो कि हर साल किसी ना किसी तरीके से क्वेश्चन बन के आ ही जाता है। देखिए किस तरीके से होता है, जैसे CaO है और COH का होल टुगेदर CaCO3 है, ये मेन कंपाउंड है, इनकी जगह वो XYZ रखते हैं। जैसे बोल दे एक कंपाउंड है X, या बोल दे एक कैल्शियम कंपाउंड है X, जो कि जब वाटर के संग मिक्स होता है या रिएक्ट करता है तो बनाता है कंपाउंड Y। जब वो कंपाउंड Y CO2 के संग रिएक्ट करता है तो बनाता है कंपाउंड Z, जो कि शाइनी अपीयरेंस देता है। या फिर कह दे वो कंपाउंड Z मार्बल में पाया जाता है, या चौक में पाया जाता है, या फिर एगशेल में पाया जाता है, या फिर बोल दे कि कंपाउंड X है जो कि वाइट वॉशिंग में काम आता है। तो यानी कि आपसे अलग अलग तरीके से कंपाउंड XYZ करके वो चीज़ें पूछेगा, फिर बोल दे XYZ बताइए क्या क्या है, और रिएक्शन भी लिखने को कह सकता है, इक्वेशन लिखने को कह सकता है। तो सब कुछ आपको लिखना है, XYZ भी लिखना है। तो आपको याद क्या रखना है, सबसे पहला आपका काम क्या है, सबसे पहले तो आप ये लर्न कर लीजिए और समझिए ये है क्या वाइट वॉशिंग। उसके बाद क्वेश्चन क्या क्या बन के आता है वो सब तो आपको प्रैक्टिस के बाद ही पता चलेगा। तो हम लोग आपको बताते रहेंगे, आगे हमारी वीडियोस में भी आप लोग पढ़ेंगे, हम लोग आगे वीडियोस बनाएंगे किस तरीके से क्वेश्चन आते रहते हैं। इसके अलावा हमारे नोट्स डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक मिल जाएगी, वहाँ से ज़रूर पढ़िएगा, उसमें हम लोग आपको क्वेश्चन बना के बताते रहेंगे। अब हम लोग बढ़ते हैं अपनी दूसरी रिएक्शन पे। तो फ्रेंड्स अब हम लोग बढ़ते हैं अपने दूसरे रिएक्शन पर, जो कि है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो फ्रेंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, एक कोई कंपाउंड है उससे दो या दो से ज़्यादा सिंपलर सब्सटेंसेस बनते हैं, या फिर कह लीजिए एक कंपाउंड ब्रेक होकर दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस बनाता है। यानी कि आप लोग देख रहे होंगे बिल्कुल कॉम्बिनेशन का उल्टा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का बिल्कुल उल्टा होता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन में। तो उसका स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पीछे लिख रखा है, AB गिव्स A+B, या फिर कह लीजिए ABC गिव्स A+B+C। तो वही चीज़ होती है। तो अब इसकी डेफिनेशन जो आप लोगों को लिखनी है वो है, इन दिस ए बिगर कंपाउंड ब्रेक्स डाउन इनटू टू और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस। अब फ्रेंड्स देखने वाली बात क्या है, जैसे कि एक कंपाउंड हमारा रखा हुआ है, वो ऐसा तो है नहीं कि रखे रखे उसके ब्रेक डाउन हो जाए या उसके टुकड़े हो जाएं, दो या दो से ज़्यादा में बढ़ जाए। क्या होता है, कुछ कंडीशंस अप्लाई होती हैं, जैसे कुछ हम खुद से उसे कुछ एक्सटर्नल कंडीशंस दे रहे हों, या फिर कुछ सिंपल सी बात है कि कुछ कंडीशन में ही वो ब्रेक डाउन होता है। जैसे मैंने यहाँ एग्जांपल लिख रखा है, आप लोगों को अभी क्लियर हो जाएगा। जैसे हमारे पास है CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट, अभी भी हमने पढ़ा था। उसको जब हम लोग हीट करेंगे तो यहाँ जो हीट है वो हमारी कंडीशन हो गई, हमने उसे हीट किया, हीट करने पर CaO बनेगा यानी कैल्शियम ऑक्साइड। अब आप लोगों को याद रखना है कैल्शियम ऑक्साइड का दूसरा नाम क्या है, क्विकलाइम या फिर लाइम। इसके संग कार्बन डाइऑक्साइड भी बनेगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपने देखा कि हमने इसे हीट किया है तभी ब्रेकडाउन हुआ है, तो ये कंडीशन हो गई। तो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है हमारी। इसी तरीके से फ्रेंड तीन तरह की डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती हैं जिसमें अलग अलग कंडीशंस लगती हैं तीनों में। तो अब हम लोग एक एक करके उन तीनों को पढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले पढ़ते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन के बारे में। यानी कि इसमें क्या होता है, जैसे एक कंपाउंड है उसे अगर हम हीट प्रोवाइड करवाएं और फिर वो दो या दो से ज़्यादा सिंपल सब्सटेंसेस में टूट जाए तो वो थर्मल डिकम्पोजिशन में आता है। तो यहाँ पे याद क्या रखना है, यहाँ पे जो कंडीशन है वो हमारी हीट है हो गई। अब फ्रेंड्स क्या होता है, इसमें ही एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार आता रहता है, दो है क्वेश्चन, दोनों बताएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है व्हाट वुड हैपन व्हेन आयरन सल्फेट क्रिस्टल्स आर हीटेड। यानी कि जो आयरन सल्फेट के क्रिस्टल्स होते हैं उन्हें जब हम गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, क्या होगा। तो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ये वो भी थर्मल डिकम्पोजिशन। तो वो जो होगा उसकी इक्वेशन मैंने पूरी यहाँ लिख रखी है, आप लोगों को समझाते हैं। सबसे पहले हमारे पास है ये आयरन सल्फेट के क्रिस्टल्स, तो FeSO4.7H2। यहाँ पे मैंने .7H2 लिखा है, ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का है। इसके अलावा फ्रेंड इसका कलर होता है ग्रीन। जब हम इसे गर्म करना स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पर मैंने लिख रखा है चेंज इन हीट, ट्राइंगल यानी चेंज इन हीट दिखा रहा है। जब इसे गर्म करेंगे तो हमारे पास बनेगा आयरन सल्फेट या फिर कह लीजिए फेरस सल्फेट FeSO4, और संग में जो ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन यानी जो पानी था वो सारा स्टीम बन के उड़ जाएगा। तो क्या होगा फ्रेंड, जो ग्रीन कलर था वो वाइट में चेंज हो जाएगा। इसलिए ये इक्वेशन इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें चेंजेस कलर होते रहेंगे, अभी आपको अगली भी बताते हैं। फिर क्या हुआ फ्रेंड, जैसे कि आयरन सल्फेट तो बन गया हमारा, लेकिन हमने गर्मी देना बंद अभी करी नहीं है। अभी ये
तो भी गर्म होता जा रहा है। तो फिर से आगे एक और इक्वेशन, फिर से इसका एक बार और डिकम्पोजिशन होगा। क्या हुआ, जो आयरन सल्फेट है वाइट कलर का वो फिर से गर्म होगा और बनेगा फेरिक ऑक्साइड Fe2O3। संग में SO2 और SO3 गैसें भी निकलेंगी, यानी सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। यहाँ मैंने ये एरो बनाया है, यानी कि एवोल्यूशन ऑफ गैस दिखा रहा है। तो फ्रेंड्स इस इक्वेशन में इस वाइट कलर से ब्राउन कलर में बदल जाएगा। इसके अलावा बर्निंग सल्फर स्मेल भी आएगी। तो जैसे रिएक्शन कर रहे होंगे तो बर्निंग सल्फर स्मेल भी आप लोगों को सुनने को मिलेगी। इसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट आपको इस इक्वेशन में क्यों ये इंपॉर्टेंट है इतनी, क्योंकि फ्रेंड इसमें 3 जगह कलर चेंज हो रहे हैं, जो कि आपको तीनों याद रखने पड़ेंगे। कि जो ये क्रिस्टल्स है ये ग्रीन कलर के थे, गर्म करने पर वाइट फेरस सल्फेट बना और फिर उससे फेरिक ऑक्साइड ब्राउन कलर का बना। तो ये भी जैसे मैंने पहले आप लोगों को क्वेश्चन बताया था XYZ करके भी आ सकता है कि X ग्रीन कलर का, फिर Y वाइट कलर का, फिर Z ब्राउन कलर का। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन बन सकता है। तो फ्रेंड ये तो हमारा एक क्वेश्चन होगा। एक और दूसरा इसी से जुड़ा हुआ एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स अब एक और क्वेश्चन जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि कई बार आता भी रहता है और सही में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछेगा व्हाट विल हैपन व्हेन लेड नाइट्रेट इज हीटेड, यानी अब हम लोग को लेड नाइट्रेट की डिकम्पोजिशन बतानी है। तो यहाँ पे मैंने लेड नाइट्रेट लिख रखा है PbNO3 का होल ट्वाइस। तो फ्रेंड्स आपको जो भी फॉर्मूले हैं वो तो आपको याद रखने ही पड़ेंगे। तो ये जो लेड नाइट्रेट है इसे जब हम गर्म करेंगे, और इसका फ्रेंड लेड नाइट्रेट होता है वाइट कलर का, जो भी कलर हो आप नीचे ज़रूर लिखिए। इसे जब गर्म करेंगे तो क्या क्या बनेगा, एक बनेगा PbO यानी लेड ऑक्साइड, इसके अलावा NO2 और O2। NO2 हमारी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होगी, एरो बना रखा है, और ऑक्सीजन गैस भी इवॉल्व होगी, एरो बना रखा है। अब फ्रेंड्स आपको क्या देखना है, यहाँ पे जो चेंजेस आ रहे हैं उन पर गौर कीजिए। पहला तो वाइट कलर हमारा क्या है, रेडिश ब्राउन में बदल जाएगा, लेकिन ये केवल तब तक के लिए रहेगा जब तक वो गर्म है, व्हेन हॉट मैंने नीचे लिख रखा है। जैसे ही ये ठंडा होगा इसका कलर चेंज हो जाएगा येलो में। तो अब आप लोगों को याद रखना है कि पहले वाइट, फिर गर्म पे रेडिश ब्राउन, फिर ठंडे पे येलो। यही चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट जो कि कंफ्यूज करती हैं, याद रखिएगा इन्हें। इसके अलावा गैसेस पे आ जाते हैं। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ब्राउन फ्यूम्स, यानी कि जैसे कि एक टेस्ट ट्यूब में जब ये रिएक्शन हो रही होगी तो आपको ब्राउन कलर की फ्यूम्स दिखेंगी, यानी एक गैस निकलती दिखेगी ब्राउन कलर की। तो वो बताती है कि यहाँ पे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है। इसके अलावा फ्रेंड्स ऑक्सीजन गैस, अब क्या है जैसे कि रिएक्शन होती है तो गैसेस निकलती हैं, लेकिन हम कैसे पता लगाएं कौन सी गैस है, तो उसके लिए कुछ टेस्ट वगैरह होते हैं। जैसे ऑक्सीजन गैस का मैं टेस्ट बताऊं, ऑक्सीजन गैस हमें पता है जलनशील होती है, वो आग पकड़ लेती है। जैसे जब ये रिएक्शन होती है, जैसे रिएक्शन हो रही है, तो हम क्या करेंगे, टेस्ट ट्यूब का जो माउथ है उस पर कोई भी जलती हुई चीज़, जैसे कि मोमबत्ती ले आए मान लीजिए, जलती हुई मोमबत्ती को हम माउथ के पास लाएंगे तो जो आग है, जो लौ है मोमबत्ती की, वो और तेज़ हो जाएगी। तो उससे हमें क्या पता चलेगा कि यहाँ पे ऑक्सीजन है, क्योंकि ऑक्सीजन मिली तो आग और तेज़ हो गई। तो उस तरीके से हमें पता चल जाएगा यहाँ पे ऑक्सीजन निकल रही है। और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का तो हमें पता ही है ब्राउन फ्यूम्स की वजह से कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकल रही है यहाँ पे। तो फ्रेंड इक्वेशन तो सिंपल है, लेकिन आपको क्या क्या याद रखना है, पहले तो आपको क्या क्या निकल रहा है वो याद रखना है, और जो भी छोटे छोटे चेंजेस हैं कि कलर में जो चेंजेस आ रहा है और क्या क्या उनके टेस्ट हैं, वो सब आपको याद रखने हैं। इन्हीं चीज़ों की वजह से इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो आपको ये लर्न करना पड़ेगा, तो इन्हें अच्छे से लर्न कीजिए। अगर आप कहीं लिख रहे हैं तो इन्हें अच्छे से लिखिए और बार बार इनकी प्रैक्टिस करिए, तभी आपको ये याद रह पाएंगी। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अग्नि डीकम्पोजिशन रिएक्शन पर। तो फ्रेंड्स अब हम अपने दूसरे डीकम्पोजिशन पर बढ़ते हैं, जो कि है इलेक्ट्रोकेमिकल डीकम्पोजिशन। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम इलेक्ट्रिसिटी की मदद से डीकम्पोजिशन करते हैं, और इलेक्ट्रिसिटी की मदद से भी हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस से डीकम्पोजिशन करते हैं। जो इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस है, जो आप सभी ने 9th में पढ़ी होगी, उसी का यूज़ करके डीकम्पोजिशन होता है। अब इसका एक एग्जाम्पल लेते हुए चलते हैं, जिससे आपको पूरा मेथड समझ में आ जाएगा किस तरीके से किया जाता है। तो हम लोग करेंगे वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस। अब वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस करना है, यानी कि वाटर का डीकम्पोजिशन करना, दोनों एक ही बात हो गई। वाटर होता है हमारे पास H2O, अगर हम उसको डीकम्पोजिशन करना है तो यानी हमें H अलग कर देना है, O अलग कर देना है। अब हम इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस करते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस को पूरी तरीके से कैसे करते हैं, अब एक एक स्टेप वाइज बता देते हैं। वैसे तो आप सब जानते ही होंगे। सबसे पहले एक कंटेनर ले लेंगे, कंटेनर में आप चाहें तो कोई बॉटल ले लीजिए, उसको नीचे से बेस उसका काट दीजिए, वो दोनों तरफ से खुल जाएगी। उसके बाद उसका जो माउथ है एक तरफ से, उसमें रबर कॉक लगा दीजिए और रबर कॉक में 2 छेद कर दीजिए। उन दोनों छेदों से हम लोग कार्बन रॉड डाल देंगे। वो कार्बन रॉड फ्रेंड्स इलेक्ट्रिसिटी पास करवाने में हेल्प करेगा, यानी करंट को फ्लो करवाने के लिए।
उसमें हम लोग अपने वायर लगा देंगे और उसको बैटरी से कनेक्ट कर देंगे। अब फ्रेंड्स क्या है, हमें पता है जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है बैटरी का वो हमारा क्या होता है, एनोड। तो जिस कार्बन रॉड पे हमने पॉजिटिव टर्मिनल लगाया वो हमारा एनोड हो गया, जिसमें हमने नेगेटिव टर्मिनल लगाया वो हमारा कैथोड हो गया। हमारे टर्मिनल हमारे तैयार हो गए हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको हम किसी स्टैंड से कनेक्ट कर देंगे और उसमें हम अपना H2O यानी वाटर डाल देंगे। अब फ्रेंड्स पानी में करंट इतना अच्छे से फ्लो नहीं होता है, उसके लिए हमें कुछ एक्स्ट्रा उसमें मिलाना पड़ेगा, जैसे कि हम सल्फ्यूरिक एसिड ऐड कर दें। उस जो ये सल्फ्यूरिक एसिड है फ्रेंड्स, इसे इलेक्ट्रोलाइट बोला जाता है, यानी कोई एक्स्ट्रा चीज़ जो इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस को तेज़ करवा दे। तो हमने सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिया और अच्छे से करंट फ्लो होगा। उसके बाद फ्रेंड्स क्या करेंगे, हम लोग 2 टेस्ट ट्यूब लेंगे। हम लोगों ने 2 टेस्ट ट्यूब ले ली और फिर क्या करना है, दोनों जो कार्बन रॉड हैं उन पे उन टेस्ट ट्यूब को उल्टा करके उनके ऊपर रख देना है, क्योंकि सीधा करके तो आप वैसे भी नहीं रख पाएंगे। उल्टा कीजिए और उसको कार्बन रॉड के ऊपर रख दीजिए। अब क्या होगा फ्रेंड्स, वो दोनों पानी से भर जाएंगे और हमारा पूरा सेटअप तैयार हो जाएगा। उसके बाद आप करंट फ्लो करना चालू करवा दीजिए, बैटरी को ऑन कर दीजिए। उसके बाद जब आप आधे घंटे बाद आएंगे तो आप क्या नोटिस करेंगे कि जो हमारे टेस्ट ट्यूब जो पूरी पानी से भरी हुई थी उसमें वाटर का लेवल नीचे चला जाएगा। भले ही चाहे बाहर पानी उससे भी ऊपर है, लेकिन अंदर उसका लेवल नीचे चला जाएगा और ऊपर एक खाली स्पेस दिखेगी। दरअसल फ्रेंड्स इस खाली स्पेस में हमारी गैस आ चुकी है। अब ये गैस हाइड्रोजन भी हो सकती है, ऑक्सीजन भी। अब फ्रेंड्स ऐसा क्यों हुआ, गैसेज अलग क्यों हो गई? अब फ्रेंड्स देखिए, हम जानते हैं वाटर का फॉर्मूला होता है H2O। H2O। अब फ्रेंड्स इसमें जो हाइड्रोजन है उस पर होता है हमारे पास पॉजिटिव +1 का चार्ज, और जो हमारे पास ऑक्सीजन है उससे -2 यानी नेगेटिव चार्ज। यानी बेसिकली ये पॉजिटिवली चार्ज है, ये नेगेटिवली चार्ज है। अब हम लोग जानते हैं जो लाइक चार्जेस होते हैं वो आपस में रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। तो जैसे कि अगर ये हाइड्रोजन जो पॉजिटिवली चार्ज है ये नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होगी, ऑक्सीजन पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगी। तो जिस टेस्ट ट्यूब जिसमें एनोड है यानी कि पॉजिटिवली जो चार्ज है उसमें हमारी ऑक्सीजन आ जाएगी, क्योंकि ऑक्सीजन नेगेटिवली चार्ज है, और जो कैथोड है उस पर हमारा हाइड्रोजन आ जाएगा। दूसरी बात फ्रेंड्स, हमें पता है वाटर होता है H2O, यहाँ पे हाइड्रोजन पे 2 लगा है, तो फ्रेंड्स हाइड्रोजन ज़्यादा अमाउंट में होता है, वाटर में हाइड्रोजन का अमाउंट ज़्यादा होता है। तो जिस टेस्ट ट्यूब में हाइड्रोजन होगी यानी कि कैथोड, उसमें जो स्पेस होगा खाली वो ज़्यादा होगा दूसरे से कंपेयर करने पर, क्योंकि हाइड्रोजन ज़्यादा बनेगी ऑक्सीजन कम बनेगी। तो वो सिंपल हो गया ये बात। तो फ्रेंड्स इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस कंप्लीट हो गई, डीकम्पोजिशन कंप्लीट हो गई, हमने H अलग कर लिया, O अलग कर लिया। अब फ्रेंड्स इसके बाद हम गैस का टेस्ट करते हैं। ज़्यादातर 10th में आप यही देखेंगे, जो अच्छी खासी रिएक्शन और इक्वेशन होती हैं उनमें आप लोगों को टेस्ट ज़रूर करने को मिला है कि इस गैस का टेस्ट कीजिए, इस गैस का टेस्ट कीजिए। तो ऑक्सीजन का टेस्ट मैंने अभी अभी बताया था कि हम क्या करेंगे, अपना हाथ डालेंगे उस टैंक में करंट ऑफ करने के बाद, उसके बाद उसको डालेंगे हाथ और टेस्ट ट्यूब को बंद करते हुए निकाल देंगे, जिससे कि टेस्ट ट्यूब के अंदर हमारी गैस कलेक्टेड रहे। उसके बाद आप उसका माउथ थोड़ा सा खोल देंगे और बर्निंग कैंडल को पास लेंगे, तो क्या होगा, वो जो लौ है, जो फ्लेम है, वो बहुत तेज़ हो जाएगी, क्योंकि ऑक्सीजन गैस मैंने बताया था उसकी वजह से अपनी जो आग है, लौ है, वो और तेज़ हो जाएगी। अब फ्रेंड्स ये तो आपको पता ही था। अब हाइड्रोजन गैस के टेस्ट पर आते हैं। हमने इसी तरह से सेम तरीके से वो टेस्ट ट्यूब निकाल ली हाइड्रोजन गैस की। अब फ्रेंड्स हाइड्रोजन गैस की क्या खास बात है कि जब आप उसके पास बर्निंग कैंडल ले जाएंगे तो वो पॉप साउंड के संग बर्न होगा, यानी कि उसमें पॉप 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 जैसी आवाज़ निकलेगी। तो बस जैसे ही आप वो गैस रिलीज़ करेंगे और मोमबत्ती लगाएंगे तो पॉप साउंड के संग वो गैस चलेगी, तो हमें पता चल जाएगी हाइड्रोजन गैस है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये वाला हिस्सा कंप्लीट हो गया पूरा, किस तरह से इलेक्ट्रोलिसिस करनी है। तो ये आप लोगों को सब समझ में आ गया होगा। इसके बाद उसका डायग्राम भी तैयार कर लीजिएगा, आपको बुक से भी आपको मिल जाएगा या फिर कहीं से भी आप उसको नेट पे भी देख सकते हैं, उसे तैयार कर लीजिएगा। अब हम अपने तीसरे और आखिरी डिकम्पोजिशन रिएक्शन पे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स तीसरा और आखिरी डिकम्पोजिशन है हमारे पास फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। बहुत इजी है, कुछ नहीं, जिसमें भी हम सनलाइट की प्रेजेंस में अगर कोई चीज़ डिकम्पोज हो जाए तो वही फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन हो जाता है। अब जैसे एग्जांपल के लिए मैंने आप पीछे लिख रखा है AgBr यानी सिल्वर ब्रोमाइड, Ag सिल्वर Br ब्रोमाइड। इसको अगर हम सनलाइट की प्रेजेंस में छोड़ दें
तो Ag सिल्वर अलग हो जाएगा और ब्रोमीन गैस अलग हो जाएगी। इसके फ्रेंड्स जो AgBr सिल्वर ब्रोमाइड है वो वाइट कलर का होता है और सनलाइट के प्रेजेंस के बाद Ag सिल्वर हम सब जानते हैं ग्रे कलर का होता है, वही रह जाएगा और बाकी ब्रोमीन गैस इवॉल्व हो जाएगी, अलग हो जाएगी, इसलिए यहाँ पे मैंने ये एरो बना रखा है। इसे ऐसे ही एक और एग्जाम्पल मैंने यहाँ नीचे लिख रखा है फ्रेंड्स। इसी तरह के एग्जाम्पल्स क्वेश्चन बन के भी आ जाते हैं, जैसे इसका क्वेश्चन पूछ ले व्हाट वुड हैपन व्हेन सिल्वर क्लोराइड इज एक्सपोज टू सनलाइट, तो आपको यही इक्वेशन लिख देनी है AgCl सिल्वर क्लोराइड सनलाइट की प्रेजेंस में छोड़ दिया तो सिल्वर अलग हो गई, क्लोरीन गैस इवॉल्व होकर अलग हो गई। तो फ्रेंड्स बस इतना ही था, ज़्यादा इसमें कुछ खास नहीं है। डिकम्पोजिशन में जो थर्मल डिकम्पोजिशन है वो इंपॉर्टेंट है, उसकी इक्वेशन आ सकती है, रिएक्शन पूछे जा सकते हैं, बाकी ये इतना ज़्यादा खास है नहीं, ज़्यादा आता नहीं है। तो फ्रेंड्स अब हम अपने तीसरी रिएक्शन पर बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स तीसरी रिएक्शन पढ़ाने से पहले मैं आप लोगों को रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में बताना चाहता हूँ, जो कि आपको पूरे 10th क्लास में बहुत काम आएगी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको हर जगह इसका यूज़ मिल ही जाएगा, तो उसको आपको अच्छे से याद रखना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स रिएक्टिविटी सीरीज होती क्या है, जो एलिमेंट सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है वो टॉप में होता है और फिर उससे उससे कम रिएक्टिव एलिमेंट्स नीचे चलते चले जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने रिएक्टिविटी सीरीज लिख भी रखी है, जितने आपके 10th के हिसाब से जितना है उतना प्लेटिनम PT तक आपको इतना याद रखना है। तो यहाँ पे जैसे पोटेशियम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होता है, ये इतना रिएक्टिव होता है कि आप इसे सीधे हवा में रख दें तो उतने में इसमें आग लग जाती है, बहुत रिएक्टिव होता है। और प्लेटिनम जैसे बहुत कम रिएक्टिव होता है, क्योंकि इसको आप पानी में रखिए चाहे एसिड में रखिए तो भी इसका कुछ बिगड़ता नहीं है। तो फ्रेंड्स इन सभी का मेन काम होता है कि इन सभी को याद कैसे रखा जाए, क्योंकि आपको याद करना बहुत ज़रूरी है, आपको बहुत यूज़ होगा। तो मेरे हिसाब से तो सबसे अच्छा तरीका है कि आप इनके जितने भी सिंबल हैं उनसे इनको याद कर लीजिए। जैसे शुरू कीजिए KNaCamgLZnFeSnPbHCuHgAgAuPt, तो इस तरीके से आप याद कर लीजिए तो बहुत ईजी रहेगा। और वैसे कई सारी ट्रिक्स वगैरह भी होती है, मेरे भी एक दोस्त राज ने मुझे बताई थी एक ट्रिक, करीना ने कार मांगी ऑल्टो ZN फरारी तो ली है क्यों मारुति सिल्वर ऑडी पता नहीं। तो फ्रेंड इस टाइप से ये एक ट्रिक मेरे दोस्त ने भी मुझे बताई थी, लेकिन ये ज़्यादा इतनी काम नहीं आएगी। मैं आपको सही बताऊं तो सबसे अच्छा है कि आप सिंबल से ही बिल्कुल सीधे सीधे याद कर लिए, बहुत जल्दी आपको याद हो जाएगा। तो फ्रेंड अब हम बढ़ते हैं अपनी मेन तीसरी रिएक्शन पे। तो फ्रेंड्स तीसरी रिएक्शन है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो फ्रेंड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक ज़्यादा रिएक्टिव चीज़ एक कम रिएक्टिव चीज़ को डिस्प्लेस कर देती है। डिस्प्लेस यानी कि उसकी जगह से उसे हटा देती है। अब ऐसा क्या होता है, दरअसल इसका मैं स्ट्रक्चर दिखा दूँ। इसमें एक एलिमेंट एक कंपाउंड के संग रिएक्ट करता है। कंपाउंड दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट से मिलकर बना हो सकता है। अब फ्रेंड जैसे कि मान लीजिए ज़्यादा रिएक्टिव है ये एक एलिमेंट, और मान लीजिए B हमारा कम रिएक्टिव है, तो जो ज़्यादा रिएक्टिव है वो कम रिएक्टिव वाले को उसकी जगह से हटा देगा, डिस्प्लेस कर देगा और खुद उसकी जगह ले लेगा। तो जैसे ये रिएक्शन हुई तो B को हटा के A आ गया तो AC प्लस B बन गया। इस तरीके से रिएक्शन होती है। इसका एक एग्जाम्पल भी मैंने नीचे लिख रखा है, इसे आप देखिए। Fe प्लस CuSO4 यानी आयरन प्लस कॉपर सल्फेट गिव्स आयरन सल्फेट प्लस कॉपर। अब फ्रेंड्स इसलिए मैंने आप लोगों को रिएक्टिविटी सीरीज याद करवाई थी, क्योंकि आपको याद रखना पड़ेगा कौन सी चीज़ ज़्यादा रिएक्टिव है और कौन सी कम। अब हमें पता है रिएक्टिविटी सीरीज में KNaCamgAlZnFe, तो Fe पहले आता है और Cu बाद में, H के बाद आता है Cu। तो यानी कॉपर हमारा कम रिएक्टिव है, आयरन हमारा ज़्यादा रिएक्टिव है। तो इसलिए फ्रेंड्स आयरन कॉपर को उसकी जगह से हटा देगा और खुद उसकी जगह ले लेगा, तो आयरन सल्फेट बन गया और कॉपर अलग हो गया। इसके अलावा फ्रेंड्स एक और चीज़ मैंने यहाँ पे लिख रखी है। एक तो ये कि जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है वो होता है ब्लू कलर का, और डिस्प्लेसमेंट के बाद उस सॉल्यूशन का कलर ग्रीन हो जाएगा। इसके अलावा फ्रेंड्स जो कॉपर है उसकी एक लेयर आयरन के ऊपर रह जाएगी। अब इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं कि जो कॉपर था जो कम रिएक्टिव था उसे उसकी जगह से हटा दिया, जिसके बदले में उसने अपनी एक लेयर आयरन पे छोड़ दी। यानी आप कह सकते हैं अपना बदला पूरा करने के लिए उसने आयरन के ऊपर अपनी एक लेयर छोड़ दी। अब प्रैक्टिकली ये रिएक्शन होती कैसे, एक बीकर लिया जाता है जिसमें कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लेते हैं जो कि होता है ब्लू कलर का, उसमें हम आयरन डालते हैं। आयरन के लिए आप आयरन की नेल्स कीलें डाल सकते हैं। आपने वो कीलें डाल दी, थोड़ी देर के बाद रिएक्शन होगी और उस सॉल्यूशन का कलर ग्रीन हो जाएगा, और जो वो कीलें होंगी उन पर आपको रेडिश ब्राउन कुछ दिखेगा, वो कॉपर की लेयर होती है। तो यही ये रिएक्शन होती है। आपको ये पूरी इक्वेशन याद रखनी है, इसलिए मैंने Cu के नीचे लिख भी रखा है रेडिश ब्राउन डिपोजिशन ऑफ Cu ऑन Fe।
तो इस तरीके से आपको याद रखना है। अब इसी का एक और एग्जाम्पल हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स एक और एग्जाम्पल मैंने यहाँ पीछे लिख रखा है, जो कि क्वेश्चन के फॉर्म में भी पूछा जा सकता है। जैसे क्वेश्चन में क्या पूछ लेगा, व्हाट वुड हैपन व्हेन जिंक स्ट्रिप इज डिप्ड इनटू आयरन सल्फेट सॉल्यूशन। तो फ्रेंड हमें कुछ नहीं, बस जो जो बोला है उसकी रिएक्शन करवानी है और प्रोडक्ट साइड में उसका प्रोडक्ट लिख देना है। तो यहाँ पे जिंक प्लस आयरन सल्फेट गिव्स जिंक सल्फेट प्लस आयरन। तो ये हमारी रिएक्शन है। अब ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, यहाँ पर जो जिंक है वो आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो इसलिए वो आयरन को डिस्प्लेस कर देगा और खुद उसकी जगह लेके जिंक सल्फेट बना देगा। इसके अलावा फ्रेंड्स आपको जहाँ जहाँ कलर चेंज है वो सब याद रखना है। जैसे आयरन सल्फेट ग्रीन कलर का है और जब रिएक्शन हुई तो जो जिंक सल्फेट बना वो कलरलेस होगा, यानी कि एक तरह से कह लीजिए ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। इसके अलावा फ्रेंड्स एक और चीज़ जो मैंने आपको बताई थी कि जिंक ने आयरन को हटाया, तो आयरन अपना बदला लेने के लिए इस जिंक पर अपनी एक लेयर लगा देगा। तो ग्रेट डिपोजिशन ऑफ Fe ऑन Zn, यानी कि जो जिंक की स्ट्रिप होगी उसके ऊपर एक आयरन की लेयर भी चढ़ जाएगी। तो फ्रेंड्स आपको इस तरीके से पूरी रिएक्शन याद रखनी है। इसके अलावा फ्रेंड्स एक और चीज़, अब मान लीजिए क्वेश्चन घुमा के आया या फिर ट्रिक करने के लिए आपको दिमाग घुमाने के लिए इस तरीके से पूछ लिया कि जिंक सल्फेट जब आयरन के संग रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, जो मैंने यहाँ लिख रखा है। अब फ्रेंड्स अब यहाँ पे होगा क्या, यहाँ कुछ भी नहीं होगा, नो रिएक्शन। अब ऐसा क्यों? क्योंकि आयरन जिंक से कम रिएक्टिव है और कम रिएक्टिव चीज़ कभी भी ज़्यादा रिएक्टिव चीज़ को डिस्प्लेस नहीं कर सकती। अब मान लीजिए किसी को ये बात पता ही नहीं है कि ऐसा होता है, किसी को रिएक्टिविटी सीरीज लर्न ही नहीं है, तो वो तो ये लिख ही नहीं पाएगा। तो फ्रेंड इसलिए रिएक्टिविटी सीरीज ज़रूर याद कीजिए। इस वीडियो के बाद आप रिएक्टिविटी सीरीज को अच्छे से लर्न कर लीजिएगा, आपको आगे वो हर जगह काम आएगी। इसी के संग फ्रेंड्स वीडियो को एंड करते हैं। अब अगली वीडियो में हम बची हुई 2 रिएक्शन पढ़ेंगे, इसके अलावा कोरोजन वगैरह ये सब भी पढ़ेंगे और वो हमारी आखिरी वीडियो होगी जिसमें हमारे चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अभी तक आपको पूरी केमिस्ट्री में जितना हमने पढ़ा है कहीं भी डाउट है आप कमेंट करके ज़रूर पूछिए। वीडियो अच्छी लगने पर उसे लाइक कीजिएगा, अपने 10th के सभी फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो से मतलब है चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय।